ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफिल में आज हमारे साथ डॉक्टर आरिफुल इस्लाम साहब हैं। आरिफ भाई रिटायर्ड एज चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सोशल मीडिया पर अपने मुनफरद अंदाज और ख्यालात के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मज़ामीन लिखते रहते हैं। और जब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे तो आरिफ भाई का शुमार जीबीज में यानी ग्रेट बॉसेस में होता था। जो यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड्स थे। शमशाद का ढाबा वो जीबीज का हेडक्वार्टर था और हम उस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट थे और हमारी तरह बेशुमार स्टूडेंट्स वहाँ के स्टूडेंट थे। ढाबा की बैठकों में स्टूडेंट्स लीडर की मेंटरिंग की जाती थी और देश विदेश की राजनीति का विश्लेषण किया जाता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अठाने की चाय पर जो दुनिया की सियासत की जितनी बहस होती थी वो कितनी दिलचस्प रहती होगी। आरिफ भाई सलाम अलैकुम और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। वालेकुम। आरिफ भाई वक्त के पर लगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे वो बैठकें कल ही किसी बात हो। हमारे बीच लवी भाई नहीं रहे और बाकियों का भी अब कोई खास पता नहीं है। तो शुक्र है कि सोशल मीडिया पर आपसे कनेक्शन हो गया, तो काफी बरसों के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। तो आरिफ भाई मैं सवालात के ऊपर आता हूँ। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में उपजते हैं जब मैं आपके मज़ामीन पढ़ता हूँ और आपकी किताबें पढ़ता हूँ। तो उसके बाद मेरे जहन में ये चीज आती है कि आपके अंदर जो 25-30 साल पहले जो एक एंग्री मैन था, वो एंग्री मैन आज भी मौजूद है और तारीख के बहुत सारे किरदारों के साथ आपकी बहुत खफगी है। आप बहुत नाराज हैं उन किरदारों से, बिलखुसूस मौलाना आजाद से। तो इस सवाल के दो क्वेश्चन हैं, दो हिस्से हैं कि इसकी वजाहत करें कि आप इनसे इतने खफा क्यों हैं। दूसरी चीज ये है कि अब मौलाना आजाद का किरदार मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में रेलेवेंट नहीं है। वो 70 बरस हो गए उनकी, यानी जो रेलेवेंस थी उसने खो दिया है अपना मकाम इंडियन पॉलिटिक्स में। तो जरा सा इसके ऊपर कृपया करके प्रकाश डालें। कृपया करके बेकार डालते। देखिए ऐसा है। जी। आगे की बातें आपने कही। उस जमाने में हम लोग नौकरी तलाश कर रहे थे, खाली थे, हम्म। पीएचडी करके। तो उस दावे की बुनियाद पे दो किताबें लिखी मैंने। हम्म। एक तो है नावल आता तो फिर करबला। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। अलीगढ़ के अच्छा। ढाबे का बहुत जिक्र है उसमें। यूनियन का जिक्र है, बहुत सी चीजें। फिर मैं सफर पर गया बाहर, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो उसका जिक्र भी, कश्मीर गया उसका जिक्र भी। आप उस नावल को पढ़ेंगे तो लगेगा आप कि वो अलीगढ़ की जिंदगी जिंदा हो गई। देखिए ऐसा है, जहाँ तक मौलाना आजाद का सवाल है, मौलाना आजाद के तो हम बहुत खानदानी तौर से बड़े वफादार थे। 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग अगर कहीं से हारी थी तो वो संभल से हारी थी। और वो हमारे दादी के बड़े भाई थे, मौलाना इस्माइल साहब। बहुत अच्छे स्पीकर थे, कई किताबें लिखी, उन्होंने हराया था। नवाब इकबाल महमूद आजकल एमएलए हैं वहाँ पे, उनके वालिद दादा को। तो मौलाना से उनके पर्सनल ताल्लुकात थे। तो मौलाना की इस तरह से पर्सनली तौर से हम बहुत काफी मुरीदों में शुमार होता था हम लोग, हमारी फैमिली का। हम्म। ढाबे की एक रात में ये हुआ कि हम लोग बैठे थे, कोई 1:30-2 बजे का टाइम होगा। रेलवे स्टेशन की तरफ से कोई रिक्शा आया, उसमें एक साहब बैठे थे। वो वहां उतर के उन्होंने सिगरेट विगरेट खरीदनी चाहिए। तो हमारे पास कोई दोस्त था, उसके बड़े भाई के दोस्त थे वो। हम्म। तो उनको बैठा लिया। तो मुसलमानों की बातें हो रही थी, मौलाना आजाद का जिक्र कर रहे थे हम लोग, मौलाना आजाद की बड़ी तारीफ कर रहे थे। हम्म। उन्होंने एक जुमला कहा साहब, उस जुमले ने मेरी जिंदगी पूरी पलट दी। मुझे नहीं पता वो कौन थे, मुझे नाम भी याद नहीं उनका। उन्होंने ये कहा कि मौलाना आजाद के बारे में आप नहीं जानते, मौलाना आजाद तो यूनिवर्सिटी के क्याम के बड़े सख्त मुखालिफ हम्म। थे। हमने कहा भाई एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के क्याम के खिलाफ थे? कह रहे हैं "हाँ, बहुत खिलाफ थे, आप पढ़िए"। अब्बास जमीर को जानते होंगे, अब्बास जमीर गर्म मिजाज के आदमी थे, उन्होंने थोड़ी सी कुछ सख्त बात कह दी उससे। हम्म। वो बगैर चाय पी चले गए। जाते जाते उन्होंने ये कहा खुतबात आजाद हर जगह अवेलेबल है, आप देखिए उसको, पता चल जाएगा आपको। हम्म। हम्म। बहरहाल वो रात मेरे पर बहुत ही घृणा गुजरी।
पहली किताब मैंने सुबह सुबह उठ के एजुकेशन बुक हाउस से खरीदी, खुतबात आजाद के नाम से। तो पहला खुतबा है उनका इत्तेहादी इस्लामी के उन्वान पे, 1919 में खिलाफत कॉन्फ्रेंस में दिया था कलकत्ते में। पहला ही पेज देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी क़याम पे उन्होंने तंज किया मुखालफत की। उनका यूनिवर्सिटी जिस दिन बन जाएगी उस दिन अल-यौमा मकतूल लकुम दीनुकुम की आयत नाजिल होगी। ओहो। बहुत सख्त, हाँ बहुत सख्त अंदाज में मुखालफत थी। ये खिलाफत तहरीक का जमाना था। ये लोग ये कहते थे खिलाफत वाले कि गवर्नमेंट ने क्या कहा था 1906 में जब शिमला डेपुटेशन गया, ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि सर सैयद के इंतकाल के बाद ये रेजोल्यूशन हुआ था कि एमओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो वायसराय ने इनसे ये कहा कि 30 लाख रुपया जमा कीजिए फंड में आप, तब हम आपको एमओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मेरा लोग 30 लाख रुपया 3-4-5 सालों में जमा हो गया। इसको सर सैयद का इतना मतलब इतना पावरफुल मूवमेंट था। 30 लाख रुपये सोचिए उस जमाने का, 1906 के आसपास कितना होगा। सही बात। तो ये कहते थे कि खिलाफत तहरीक, वहां पे बल्कान वार्स हो रही थी, टर्की हार ही रहा था जंगे, टर्की तो पिछले 100 साल से हार रहा था जंगे। ये कहते थे बल्कान वार्स में जब तुर्क मारे जा रहे हैं, तुर्कों को ये पैसा भेजिए, और यही पैसा भेजिए। मौलाना आजाद कहते थे, मौलाना आजाद कहते थे, जमींदुल वहीद कहती थी, ये मोहम्मद अली जौहर भी कहते थे हमारे। अच्छा। सब कहते ये पैसा भेजिए, बाकी इस्लाम के लिए कोई काम ही नहीं दूसरा है, इस्लामी काम बस ये है। यहाँ कहा भी सर जियाउद्दीन वगैरह दूसरे लोगों ने कि भाई पैसा हम जमा कर ही रहे, लोग दे रहे हैं पैसा, और पैसे जमा कर लीजिए। 60 लाख रुपया खिलाफत में जमा हुआ था, खिलाफत तहरीक में, जो आज तक नहीं पहुंचा। सारा पैसा ये लोग दोनों भाई, अब मैं कहूंगा कि खा गए तो आप कहेंगे क्या सोर्स है उसका। फ्रांसिस रॉबिन्सन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अलीगढ़ आते थे बहुत ज्यादा, आईजी खान के बड़े दोस्त थे। उनकी 2 किताबें हैं खिलाफत तहरीक के ऊपर। आप जानते हैं ब्रिटिशर जब किताब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, मोहम्मद अली जौहर की दाढ़ी में कितने सफेद बाल थे वो बताएगा आपको, उसने सारी बातें लिखी। तो खैर जब मैंने वो किताब पढ़ी सुबह, तो मुझे इतना शौक लगा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैं मौलाना लाइब्रेरी में मौलाना का गोशा था, उसमें हर चीज मौलाना की रखी, उनका उनके लेक्चर्स, उनके खुतूब सब रखे, मैंने सब देखे। मैं अल्लाह का फजल ये कि मेरे पढ़ने की स्पीड बहुत तेज है, मैं लिखता चला गया। अब मैंने देखा यार हर पेज पे सर सैयद की मुखालफत कर रहा है, अलीगढ़ तहरीक की मुखालफत कर रहा है, विकारुल मुस्लिमुल पे हदीसें और तबर्रे कर रहा है, कुरान आयतें उतार रहा है। मैंने कहा अगर सर सैयद भी नेशनलिस्ट थे, जैसे कि हमारे उस्तादों ने हमें बताया, जैसे प्रोफेसर खालिद अहमद निजामी बड़े सर सैयद के चाहने वाले थे, लेकिन वो भी ये कहते थे, अलीगढ़ के सारे प्रोफेसर ये कहते चले आए आज तक। तो हमने कहा कि सर सैयद वही थे कौम परस्त, 2 खूबसूरत दिलों के 2 थे, तो मौलाना आजाद को तो उनकी हिमायत करनी चाहिए। मौलाना आजाद की मुखालफत कर रहे हैं इसकी। तो वहाँ सर सैयद एक रूम है मौलाना आजाद लाइब्रेरी में, वहाँ सर सैयद की सब चीजें रखी हैं, मैंने वो सब चीजें देखी, गजट, उनकी तकरीरें, उनके खुतूत, उनके लेक्चर्स, उनके मज़ामीन। मैं बता रहा हूँ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते मुझे क्या गुजरी। मैंने कहा यार इसका मतलब है कि हमारी कौम के सारे दानिश्वर, सारे आतंक झूठी बोलने में तुले हुए। इस कदर दरो 7-8 महीने में वो किताब लिख दी मैंने, और किताब छप के आ गई, मसीहा कौन सर सैयद आजाद। इंडिया का कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसने इस पे मज़ामीन न लिखे हों। कौमी आवाज ने उस जमाने में मोहन चरागी एडिटर थे उनके, मोहन चरागी ने पूरा फुल पेज का रिव्यू छापा था उस पर। अच्छा आरिफ भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सर सैयद ने कहीं एक मिनट इसका जवाब, शाफिर क़ज़वाई का फुल पेज रिव्यू था अच्छा उस किताब के ऊपर। इसलिए था कि वो मौजू ऐसा था कि जो लोग बड़े हैरान रह गए कि मौलाना आजाद कोई आदमी एंटी मुस्लिम, एंटी अलीगढ़, एंटी सर सैयद बताए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। बहुत अखबारों में छपा। खैर अब पूछिए क्या सवाल पूछ रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि क्या सर सैयद ने भी कभी इस चीज को वाजे किया, अपनी मुखालफत जो मौलाना आजाद ने उनके साथ की, उनके किसी मजमून में या किसी किताब में ये चीज जाहिर होती है सर सैयद की? जी 1898 में पैदा हुआ यार ये मौलाना, 10 साल का था जब सर सैयद का इंतकाल हो गया जी। हाँ अच्छा नहीं राइट ओके। तो यानी उनके इस यूनिवर्सिटी के कयाम के खिलाफ उन्होंने जो है ये तो पूरी तहरीक लिखी है, उन्होंने ये तहरीक चलाई है, या उसके खिलाफ उन्होंने जो है ये लिखा है।
यूनिवर्सिटी कयाम के ही नहीं, सिर्फ सिर्फ यूनिवर्सिटी कयाम के नहीं, बल्कि अलीगढ़ तहरीक के हर पहलू की मुखालफत की, सर सैयद के हर पहलू की, सर सैयद के सियासी नजरियात की मुखालफत की, सर सैयद के मजहबी नजरियात की मुखालफत की, सर सैयद के अंग्रेजों से दोस्ती की मुखालफत की। वो देखिए, इसमें एक प्रॉब्लम है, बताऊं क्या है। अब आप कहेंगे तारीख में थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा था। 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस का नजरिया क्या था? कांग्रेस का नजरिया ये था कि हिंदुस्तानी सब, हिंदू मुसलमान सब एक कौम है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। सर सैयद ने इस पर इतराज किया। उन्होंने कहा नहीं, ये छोटी कौमें, बड़ी कौमें हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हिंदू है, बहुत सी कौमें, बंगाली है, इनके अपने अपने वफादात हैं, इनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं जो कंट्राडिक्टरी भी हैं, खासतौर से मुसलमानों के लिए। तो हम कैसे आप पे भरोसा कर सकते हैं? उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था इंडिया में, जो बहुत ही तारीखी वाक़ा है, जो उसका जिसका लोग जिक्र नहीं करते। कांग्रेस बनने से 3 साल पहले 1882 में पार्लियामेंट में एक बिल आया, वायसराय काउंसिल, सर सैयद के मेंबर थे। वो बिल आज भी लोकल सेल गवर्नमेंट बिल कहलाता है, लोकल सेल गवर्नमेंट बिल 1882। सर सैयद उसमें पार्लियामेंट के मेंबर थे, वायसराय काउंसिल के। उन्होंने उस पर खड़े होकर जबरदस्त तकरीर, उन्होंने जमीयत की मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा साहब, हिंदुस्तान की तकदीर में एक जबरदस्त इनकलाब रखा गया है, जो बहुत अहम बात है, इस जमहूरियत पर मुझे डिस्कशन करना है। उन्होंने जमीयत की मुखालफत नहीं की, वो कर ही नहीं सकते। उन्होंने ये कहा कि साहब, यहाँ पे विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज, इंडियन डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ बड़े जालिम होंगे। एग्रीड एग्रीड। आरिफ भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी जी। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे आरिफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मुल्क का पार्टीशन हो गया, यानी जो कि एक हकीकत है। 1947 में किसका क्या किरदार था, या उससे पहले किसका क्या किरदार था, उसको रीडिफाइन करने से आज क्या फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर अब तो तारीख के बहुत सारे किरदारों को रीडिफाइन किया जा रहा है, गांधी जी के किरदार को रीडिफाइन किया जा रहा है। तो अब यानी मौलाना आजाद का यानी ड्रम बजाने से क्या फायदा होगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया और आपने इस बात को सुना नहीं, सुन लीजिए दोबारा इस बात। जी, मैंने आपसे कहा 1857 के बाद इंडिया के जो पॉलिटिकल और सोशल और रिलीजियस कंट्रडिक्शंस हैं, वो अगले 200 साल तक वही प्रॉब्लम्स रहेंगी। और इस जमाने के जितने भी किरदार हैं, सर सैयद हो, जिन्ना हो, मौलाना आजाद हो, जाकिर हुसैन हो, ये सब लोग रिलेवेंट रहेंगे हमेशा के लिए, अगले 300 साल तक। मौलाना आजाद इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल लीडर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इवन टुडे। वो कैसे? वो इस तरह से कि मौलाना की थ्योरी जो थी, मौलाना की अपनी थ्योरी तो खैर कुछ नहीं थी, जो कांग्रेस की थ्योरी थी, मौलाना तो कांग्रेस की थ्योरी को प्रोपेगेट करने के लिए एम्प्लॉय किए गए थे। कांग्रेस की जो थ्योरी थी कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, हम हैं, हम सिंपल मेजोरिटी की बुनियाद पर पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए इंसाफ करेंगे। ये जो कांग्रेस की थ्योरी थी, मौलाना आजाद उसके अलमबरदार थे, उसके उसका उसका ढोल पीटने नहीं पैदा की गई। उससे पहले सबसे पहले मुखालफत इस बात की, सर सैयद की के इस मिशन की मुखालफत कि सर सैयद मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। आपको बताएं, सर सैयद की 3 पॉलिटिकल पार्टीज बनाई थी, प्योर पॉलिटिकल पार्टीज। ये किसी अलीगढ़ किसी आदमी ने बताया आपको? नहीं। 3 प्योर पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। 1885 के बाद मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी सेमी पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, वो प्योर पॉलिटिकल पार्टी थी। इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन बनाई, वो पॉलिटिकल पार्टी थी। 1893 में उन्होंने मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया बनाई, जो प्योर पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन सिर्फ मुसलमानों की थी। उससे पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज ने गैर मुस्लिम में शरीक हो गए। इसी सरसरी दौर में मीटिंग हुई और ये कहा गया, उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ, आपको बड़ी हैरत होगी, कि तालीम तक अपनी कोशिशों को महदूद करना सूदमंद न होगा। अब सियासी इनकलाबात तेज आ रहे हैं, लिहाजा मुसलमानों की सियासी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। 1906 में उसी पार्टी को मुस्लिम रिनेम किया गया, मुस्लिम लीग बनाया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम के नाम से ढाका में बनाया गया। आपको हैरत होगी कि मुस्लिम एजुकेशन मुस्लिम लीग और मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमेटी दोनों सेम थी, दोनों एक ही पार्टी, एक ही ग्रुप था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमेटी, मुस्लिम लीग। उसके बाद इन लोगों ने शिबली वगैरह ने, मौलाना आजाद वगैरह ने जो आरिफ भाई देखिए,
अरे भाई, अब भी ऐसा है कि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। आप जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहे हैं कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी हो, और ये डिबेट का मौजू है। उसके बरखिलाफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि दिस विल बी डिवास्टेटिंग फॉर द इंडियन मुस्लिम्स। तो खैर 90% लोग हैं, ये 90% मुसलमान होते हैं। जी 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 जी, तो ये तो एक ऐसा मौजू है जिसमें एक विपक्ष वाला सदस्य भी बिठाया जाए, और उसके बाद फिर आमने सामने से जो है वो डिबेट की जाए, तो फिर उनके उनके जो नजरियात हैं वो पता चले कि वो क्यों इस चीज। ऐसा है, देखिए, आपने कहा ऐसा है 90%, नाइन्टी मैं अलग परसेंट कर आपने लूंगा। कहा ना, उन 90% में मैं भी हूँ। इसलिए कि आप भी है। आई डू नॉट बिलीव, यानी आई, देखिए, हर किसी का एक पॉलिटिकल कन्विक्शन जो है वो अपने जाती तजुर्बात की बुनियाद के ऊपर होता है, या जो उसका मुताला होता है। तो उसके हिसाब से अभी तक ऐसा लगता है कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत नुकसानदेह साबित होगी। खैर, बहरहाल ये आपका ऐसा है, नजरिया है नॉर्थ जी। ये नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों की का ख्याल है, साउथ इंडिया के मुसलमानों का ख्याल नहीं है। दूसरी बात, डिबेट मत कराइएगा, उनको अलग कर दीजिएगा। मुसलमानों में डिबेट नहीं होती है, लड़ाई हो जाती ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। अच्छा आरिफ भाई, मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ कि जिस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा और पढ़ाया, उसके बारे में मेरा नजरिया यह है कि उसने दो जनरेशन्स ऐसी पैदा की हैं जो अपने अपने मकासद में सिमट कर रह गई। इन्होंने अपने अपने खानदानों को लिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मिडल ईस्ट में जाकर सेटल हो गए। टुवर्ड्स कम्युनिटी जो इनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी थी, वो मेरे ख्याल से इन्होंने नहीं निभाई। इसके अलावा जो सर सैयद के मिशन में यहाँ से पॉलिटिकल और रिलीजियस स्कॉलरशिप का और लीडरशिप का भी कॉन्सेप्ट था, वो यहाँ से पैदा होना चाहिए था। उसका क्या हुआ? यानी सिर्फ एक एकेडमिक्स वाला हिस्सा लेकर के और उसका परचम बुलंद किया जाता है दुनिया भर में के सामने, रैंकिंग एक नंबर ए ले आए, नंबर 2 ले आए, नंबर 3 ले आए। व्हाट अबाउट द अदर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? यहां से पिछले 50 साल में एक भी आप रिलीजियस स्कॉलर दिखा दीजिए जो ऐसा हो, जो टेलीविजन डिबेट में जाकर के एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव, एक न्यूट्रल और बैलेंस पर्सपेक्टिव रख सके। और पॉलिटिकल लीडरशिप का हशर तो आपने देखा ही है। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाई दिस हैज हैपेंड? देखिए, ऐसा है कि समाज जो बनता है पहले उलमा से बनता है, ऑथर से बनता है, जो लिखते हैं किताबें, जो मजामिन लिखते हैं, जो तकरीरें करते हैं। आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों में जितने भी मुस्लिम ऑथर्स हैं, सबने पार्टीशन को लेके, जिना को लेके झूठ बोला। मैं झूठ लफ्ज खासतौर से यूज कर रहा हूँ। उसके बरखिलाफ हिंदुओं की बहुत सी किताबें आपको दिखा दूंगा, क्रिश्चियंस की, जिन्होंने सच बात लिखी। इवन राजमोहन गांधी जो गांधी के पोते हैं, उनकी जो किताब है अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड, अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़िए, उसको मंगा लीजिएगा। जी जी। 8 बड़ी मुस्लिम शख्सियतों पर उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं। उन्होंने जिन्हा भी एच एम शीरवाई की किताब भी है, पार्टीशन, लेजेंड एंड रियलिटी, वो भी मैंने पढ़ी। वो पार्टीशन के ऊपर है, लेकिन ये जी। किताब जो है ना, ये उनकी राजमोहन गांधी की अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड, इसमें जिन्हा पे चैप्टर लिखा है, उसने उसने अपने दादा को क्रिटिसाइज किया। सरसेट पे इतना बेहतरीन चैप्टर लिखा है उसने कि सरसेट की पॉलिटिकल थॉट से सवाल है। हमारे अलीगढ़ के जितने भी प्रोफेसर थे, चाहे निजामी हो, चाहे शान मोहम्मद हो, चाहे रशीद अहमद सिद्दीकी हो, जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने सरसेट के इस जो बात आपने की सिर्फ एजुकेशन तक महदूद कर दिया। बाकी मामलात में या तो खामोश रहे या झूठ बोला। पॉलिटिकल मामला में झूठ बोला। इवन अभी किताब शाफिक कतवाई किताब आई है, उसमें पॉलिटिकल मामले में बिल्कुल झूठ बोला शाफिक कतवाई। किसने? रिपीट करें, कौन सी किताब? किताब आई? अच्छा अच्छा अच्छा, जी। शाफिक कतवाई साहब किताब आई है। ये क्या कहते हैं, ये जो राहत अबरार किताब लिखता रहता है, ये पॉलिटिकल मिशन पे सरसीद के बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं लोग। मैंने शान मोहम्मद साहब हमारे दोस्त भी हैं, मैंने शान मोहम्मद साहब से कहा, एक सेमिनार में बात हुई, मैंने कहा सर ये बताइए, जो बात आप कह रहे हैं ये किससे बता रहे हैं? हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं ना। कोई गैर मुस्लिम आपकी बात सुनने नहीं जा रहा है। उनके पास बड़े बड़े ऑथर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स। आपने सुना है कौन? आप तो हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा आरिफ मोहम्मद खान किसने गुमराह किया? बहुत सिंसियर थे, अलीगढ़ में थे वो, स्टूडेंट लीडर्स की ऐसे सभी लोग सिंसियर रहे। लेकिन जैसे अलीगढ़ से निकले, उसकी वजह क्या थी कि वो ये ख्याल लेके गए पॉलिटिकल एंगल पे कि सर सैयद मुसलमानों के सियासत में जाने के खिलाफ थे, सर सैयद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ थे। ये माहौल अलीगढ़ में बनाया हमारे यहाँ से हर साल 2-3 साल लड़के निकलते हैं, वो सब ये व्यू लेके जाते हैं।
तो जिम्मेदारी जो है वो ये है। दूसरी बात क्या हुई है, पिछले 10 सालों में एक बहुत जबरदस्त मतलब अलीगढ़ में चेंज आया है, बहुत खतरनाक चेंज आया है। इससे ज्यादा खतरनाक चेंज हो नहीं सकता। वाइस चांसलर्स ने यूनिवर्सिटी के लीडर्स को खरीदना शुरू कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी सही चलती रहे, ग्रुप बनवाए। ग्रुप को वो क्या कहते हैं, पैटर्न देते हैं, पैसे देते हैं, उनके अपॉइंटमेंट कराते हैं, उनके दाखिले कराते हैं, उनके ठेके देते हैं। पिछले 10-15 सालों में ये बहुत जबरदस्त चेंज आया। जो स्टूडेंट तबका हमेशा बहुत सिंसियर रहता था, अपनी जान तक की बाजी लगाने को तैयार रहता था, अब वो पैसे पे लग गया। यहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया ये, वाइस चांसलर ने किया ये वजह है। अरे भाई, ये तो पहले भी देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पेटर्नेज थी, ये तो हम जब ये हाफिज उस्मान और आजम और ये लोग जब इलेक्शन लड़ते थे तो उस जमाने के अंदर भी थी। जो टीचरों का आशीर्वाद लेने के लिए, प्रोफेसरों का आशीर्वाद लेने के लिए सारे स्टूडेंट्स लीडर जो थे वो जाते थे, और वाइस चांसलर बिलखुसूस किसी एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर रख देते थे। अब ये हो सकता है कि ये एग्रेवेट हो गया हो, ज्यादा हो गया हो, लेकिन ये तब भी बहुत ज्यादा। हाँ था, एग्जैक्टली था। ये बहुत ज्यादा हो गया साहब, और इसकी कोई लिमिट नहीं रही। मतलब इसकी गैर अखलाकीपन की कोई लिमिट नहीं रही, बता रहा हूँ। इसी कोई था नहीं छोड़ी इन लोगों ने, कहाँ तक गिरेंगे। अच्छा, तो अरे भाई, इस इल्जाम की जद में तो आप भी आते हैं और वो जीवीज भी आते हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। आप लोग जब तक आपकी मुलाजमतें नहीं हुई थी, आइडियलिज्म की बात करते थे आप लोग, और बड़े इनकलाबी आप लोगों के ख्यालात थे। फिर ज्यादातर ने यूनिवर्सिटी की मुलाजमतें पकड़ ली, खामोश हो गए, और उनकी ग्रूमिंग में जो चेले चपाटे थे या जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो ग्रूम हुई, और वो बहुत छोटे छोटे सौदों में जाकर के उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। तो फिर मतलब ये कि यानी, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जब अपनी मुलाजमतों से फारिग हुए उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी या उनकी जो रिलीजियस थिंकिंग थी कि अगर आप कंट्रोवर्सी होती भी है तो भाई मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये तो सच्ची बात है। लेकिन इसका जवाब सुन लीजिए। जी, देखिए ऐसा है, बहुत से लोग थे जो यूनिवर्सिटी में जो नहीं बदले। जैसे मिसाल मैं हूँ, मैं नहीं बदला, ना मैं कभी बदलूंगा। जब लड़का अलीगढ़ से निकल के जाता है, प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, जब वो बाहर जाता है, जैसे आजम खां वाला है, तो एक तो वो ये नजरिया लेके जाता है कि मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, जो यहाँ के टीचर्स ने सिखाया। दूसरा वो जो माहौल देखता है कि साहब ये माहौल तो मुसलमान तो खुद ही सेकुलर हिंदू पार्टी के लिए का गुलाम बना हुआ है, तो उसकी 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 गुंजाइश ही नहीं होती कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करे, वो इलेक्शन हार जाता है। इसने आजम खान ने भी एक बार समाजवादी पार्टी छोड़ी थी, बहुत बुरी तरह हार गए थे। मुसलमान खुद सेकुलर हिंदू पार्टीज की गुलामी करने में अपना फख्र महसूस करता है। अब वो उसको फख्र कहिए या उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहिए, उसको ये लगता है कि भाई इन सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंडिया उसका वजूद ज्यादा सिक्योर है बनिस्बत इसके के साथ उसके ऊपर उंगलियां उठें कि भाई ये लोग जो हैं ये अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इसके ऊपर फिर अलग से बात होगी। इसका एक बात जो आप सुन लीजिए, अभी शाहब धनगर साहब हैं जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, अभी इंतकाल हुआ उनका पिछले हफ्ते। सारे हिंदू पॉलिटिकल लीडर्स ने, केरला के, इवन कांग्रेस के, सब ने कहा ही वाज द मोस्ट सेकुलर पर्सन इन इंडिया। और केरला में सेकुलरिज्म मुस्लिम लीग की वजह से कायम है। ये ख्याल गलत है कि मुसलमानों की पार्टी होगी सेकुलर। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये राजीव गांधी पार्लियामेंट में है बिकॉज ऑफ मुस्लिम लीग केरला। भाई, जो मैं जाती तौर पे जीएम बनात वाला साहब को जानता था, या इब्राहिम सुलेमान सेठ साहब थे, वो कोर्ट के मेंबर भी थे, जीएम बनात वाला साहब भी थे, उनसे मुलाकात रहती थी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि लेकिन जो मुस्लिम लीग का ठप्पा लगा हुआ है और 47 का जो टैग लगा हुआ है, उस टैग को जब तक नहीं हटाया जाएगा और वो आप जैसे दानिश्वर लोग नहीं करेंगे, तो तब तक ये चीज ही रहेगी लोगों के जहनों में, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के जहन में, कि मुस्लिम लीग मींस पार्टीशन, दे वांट अ सेपरेट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पे तो हम जिद करेंगे, लेकिन सेपरेशन पे नहीं। हाँ, सेपरेशन और आइडेंटिटी नहीं, एग्रीड वाला सलमान से जब पार्लियामेंट में तकरीरें करते तो पूरा हाउस पिन ड्रॉप साइलेंस होता था उनको। एग्रीड लेकिन वो दो ही पार्लियामेंटेरियंस होते थे बस, जो मुस्लिम लीग के होते थे। दो ही जीते थे जी। इस बार तीन जीते जी। तीनों को सुनता है, तीनों को भी सुनता है।
अब ये केरला के लिहाजा हम लोग जानते हैं उनको, लेकिन वो अब भी तकरीर करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, बेहतरीन तकरीर करते हैं, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। जी जी जी। अच्छा आरिफ भाई, एक साहब हैं जो ढाबे पर आपकी तालीम और तरबियत में पले बड़े हैं, आपकी जेर साए उन्होंने उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और खास तौर पर वो लवी भाई की पेट्रोनेज में रहे, तो अब वो अपने एंटी मुस्लिम और एंटी स्टैब्लिश यानी यूनिवर्सिटी और इस्लाम के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इश्ताल अंगेज उनका जो पूरा स्टैंड है वो हो गया है। तो सवाल ये है कि वो क्यों ऐसे, जब तक थे हमारी भी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात और बहुत अच्छे उनके छोटे भाई के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो ये यानी किस वजह से, ये कभी इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्यों ये बगावत हुई, और कभी आपने उनसे मुलाकात करके पूछा कि भाई क्या बात हो गई, क्यों इतने खफा हाँ, हो? मेरी मुलाकात अभी 1 साल पहले मेरी मुलाकात हुई, मैसेज तो आते रहते। मैंने कहा उससे, मैंने कहा यार ये बताओ तुम क्यों इतने एंटी मुस्लिम हो गए? उसने कहा ये इस बात का जवाब नहीं दूंगा मैं आपको। मैंने कहा अच्छा है, तुम जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो तुम कभी राज्यसभा में पहुंच नहीं पाओगे, लिख कर रख लो इस बात। इसलिए यहाँ की पार्टियां जितने वोकल होते हैं उन्हें पार्टियां उनके सर पे हाथ नहीं रखती। वही देखिए बेसिक बात क्या है, जो अलीगढ़ के बाहर का जो माहौल है ना, तो वो माहौल आदमी को बदल देता है। अरे भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो उनका जो टोटल ये मोटिव है वो यानी सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन के लिए है कि वो कोई एक पॉलिटिकल गेन चाहते हैं? पॉलिटिकल गेन तो चाहते ही है, दूसरा ये हिंदू राष्ट्र इतना अट्रैक्टिव आइडिया है हम्म। हमारे हिंदू दोस्तों के लिए, उससे बच नहीं सकते। वो बहुत अट्रैक्टिव आइडिया है, चाहे मुल्क की ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन वो चाहिए उनको। नहीं मुल्क भाई उनके उनके हिसाब से जो उनका लिटरेचर है उसके हिसाब से तो ये है कि भाई जो इजराइल का कॉन्सेप्ट है कि इजराइल इज अ प्रॉमिस्ड लैंड, और आपके पास जितने दुनिया में मुल्क हैं, आपने मजहब की बुनियाद के ऊपर एक मुल्क बना चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर अब आपको यहाँ के ऊपर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहना पड़ेगा। तो दे हैव देयर ओन। इसमें जो एक बात कही तुमने उसको, उसका जवाब सुनो गौर से। जी। मजहब की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं बनाया गया, ना मांगा गया था। ना ना ना, अरे भाई मांगे ये मैं कैसे मान लूं? आप उनके पासपोर्ट के ऊपर इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान लिखा हुआ मोटे मोटे अल्फाज में। आप मेरी बात ही सुन रहे हैं। जी। मैं ये कह रहा हूँ मांगा नहीं गया था ना बनाया गया था। आज क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं। 1940 का जो रेवोल्यूशन, देखिए लाहौर रेवोल्यूशन देखो, नेट पे पड़ा हुआ है। लाहौर रेवोल्यूशन 1920 1940 23 मार्च 1920 1940 को रेवोल्यूशन कहा गया, इसको पाकिस्तान रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसमें 2 सिंपल पैराग्राफ थे, 4 10 10 6 लाइनों के 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए। अलीगढ़ में किसी ने नहीं पढ़ा, मैंने बहुत से लोगों से कहा मैंने पढ़ा उसको। एक विभूति नारायण राव थे ना, राव मिश्रा। मिश्रा, हाँ, उनका एक नॉवेल है जी। वो, इलाहाबाद में डीएम थे शायद वो, अलीगढ़ में एक बार आए थे वो हिंदी डिपार्टमेंट का सेमिनार कंडक्ट करने के लिए। फिर उनको स्टाफ क्लब में बुलाया गया, उनकी तकरीर थी, उन्होंने वही बात कही है तुमने। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान मुसलमान इस्लाम के नाम पे मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया, मुसलमानों को का हिस्सा मिल गया, तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा हिंदू तबका था जो ये कह रहा था कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करो। लेकिन हमारा दिल इतना वसी था, हम इतने सेकुलर थे, हमने इसको सेकुलर कंट्री बनाया। जब वो कह रहे थे पूरा हॉल भरा हुआ था, फैजान मुस्तफा जो वाइस हैं वही बैठे हुए प्रोफेसर थे यहाँ पे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा रजौला साहब प्रेसिडेंट, उन्हें कैसर नकवी साहब, मैंने कैसर साहब अभी तक की नहीं होने दूंगा जब तक आप इनके बाद मुझे बुलाने का वादा नहीं। मैंने उनका ठीक है। मैंने राव साहब से कहा, मिश्रा जो नाम था, मैंने कहा देखिए ऐसा है आपने पढ़ा नहीं, 1940 के रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया मस्ट बी मेड सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। दूसरा पैराग्राफ ये है कि हिंदू माइनॉरिटी इन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी एरिया मस्ट बी गिवन इक्वल फंडामेंटल राइट्स विद देयर कंसेंट। मैंने कहा ये 2 पैराग्राफ नहीं पढ़े गए आपसे। उसके बाद जब पाकिस्तान बना, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया दोनों बना, वो भी आपने नहीं पढ़ा। उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया मुसलमानों के पाकिस्तान, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, ना मांगा गया ना दिया गया। बल्कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज की जो बात की, जो इन प्रिंसिपल मान ली थी कांग्रेस ने, वो भी नहीं मानी, बंगाल और कश्मीर बंटवा लिया, बंगाल और पंजाब बंटवाया, बिकॉज ऑफ दे गॉट दी
पावर नहीं तो आरिफ भाई देखिए, आप फिर वही वाली बात है कि आप लिटरेचर को पकड़ कर बैठे हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। वहां पाकिस्तान को जिस बुनियाद पे बनाया गया वो किताबों में महदूद रह गया, कि जो भी उसका वो था। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो पाकिस्तान का हुआ, वहां के ऊपर आप देख लीजिए कि हर वो चीज जो जो इस यानी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है वो वहां मौजूद है। फिरका परस्ती वहां पे मौजूद है। और सब कुछ छोड़ दीजिए, चलिए माइनॉरिटीज के साथ तो बहुत फेयर तो वो भी नहीं है। तो अब एग्जैक्टली। वो नहीं, तो हम उनकी जो तारीफ हमने हमने कब तारीफ की उनकी? नहीं आपने किसी वो बात वहां यानी जो भी रीजन रहा हो उसका, मेरी निगाह में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इट्स अ फेल्ड स्टेट। यानी उसमें चाहे वो स्टेट फेल्ड हो या कुछ हो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये बात कह रहे हैं, जो आप लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, वो गलत कहते हैं। उन्हें जी तारीख नहीं पता है, ना मांगा गया था ना बना। अब उसके बाद क्या हुआ उसका, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया का क्या हाल हुआ, उससे आपको मतलब है कि नहीं है? इंडिया सेकुलर स्टेट बनाया। सेकुलर का मतलब क्या है इंडिया में, पता है आपको? सेकुलर का मतलब ये है कि एक मिनट सुनिए, हम मुसलमान के नाम पे आपको मुसलमान होने की वजह से हम जॉब में नहीं लेंगे, सर्विस में नहीं लेंगे आपको, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमान होने की वजह से नहीं लिया गया। ये है इंडिया का सेकुलर। हम जॉब रिजर्वेशन करेंगे हिंदुओं का, शेड्यूल कास्ट हिंदुओं का, लेकिन मुसलमानों का नहीं करेंगे। और आप ये नहीं कह सकते क्योंकि हम मुसलमान ये हैं तो इसलिए ये तो ये तो वही वाली बात मैंने कहा ना कि ग्राउंड रियलिटी जो अब सामने आ रही है, जैसे इसका चले छोड़े, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे हम। मैं ये कह रहा हूं कि आरिफ भाई, मौजूदा दौर में यानी पिछले 70 साल में पोस्ट पार्टीशन जो मुसलमानों की इंटेलिजेंसिया थी वो तो हिजरत कर गए। उसके बाद जो यहाँ के ऊपर आपके इंस्टीट्यूशंस बचे, चाहे वो देवबंद हो, नदवा हो, बरेली हो या खानकाहें हो, उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत हो, ये सब के सब अपनी अपनी नाकों के नीचे दबे हुए हैं। इनका एक कलेक्टिव इंटरेस्ट फॉर द कम्युनिटी वो बहुत नीचे रह जाता है, और इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बहुत हावी हो जाता है। तो इस यानी इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? व्हाई दिस इज हैपनिंग? नहीं, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही होता रहेगा, बचेगा ये ऐसे चलता रहेगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जब तुम हिंदू हो, चाहे कोई हो, अलीगढ़ हो, जामे हो, जामिया हो, ये सब के सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में है। इन्हें मुसलमानों के इंटरेस्ट की ना कोई परवाह है, ना हो सकती है परवाह। जी। और ये ऐसे ही रहेगा जब तक ये, जैसे अब देखिए अलीगढ़ में देखिए आप, सर सैयद मदारिस के कितने खिलाफ थे। हम्म। अलीगढ़ के 50 प्रोफेसर को जानता हूँ जिन्होंने मदरसे खोल दिए। हम्म। अलीगढ़ के अंदर ही खोल लिया, आपने देखा होगा। हम्म। अलीगढ़ के बाहर जाके भी खोल लिए। मैंने कहा सर सैयद बहुत सख्त मुखालिफ थे मदारिस से। जब यहाँ पे वो बना, क्या कहते हैं, ब्रिज कोर्स कायम हुआ शाह साहब के जमाने में, मैंने एक पोस्ट लिखी फेसबुक पे, मैंने ब्रिज कोर्स की मुखालफत की। हम्म। तो किसी ने मीटिंग में शाह साहब से कहा कि साहब ये आरिफ साहब ने पोस्ट लिखी है और ये तो अलीगढ़ को टेररिज्म का अड्डा बता रहे हैं। तो हम्म। शाह साहब सो गॉट सो एंग्री, उसने अनाउंस किया, उन्होंने अनाउंस किया उसी मीटिंग में, आई एम गोइंग टू सस्पेंड हिम नाउ। हम्म। वहाँ एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा उनको बुला तो लीजिए, एक बार पूछ लीजिए। फिर हम्म। उन्होंने शाम को मुझे बुलाया था। हम्म। अब पूरी यूनिवर्सिटी में खबर फैल गई कि आरिफ साहब सस्पेंड हो गए। हम्म। तो उन्होंने मेरी फेसबुक की प्रिंट आउट निकाल कर रखा था। कहने लगे आपने ये लिखा है? मैंने कहा जी मैंने लिखा। हम्म। कहने लगे जो मुझे बताएगा तो आपने वो नहीं लिखा। हम्म। मैंने तो उससे पूछिए जिसने आपको बताया। हम्म। और कहने लगे मुझे अंग्रेजी आती है। मैंने जिसने आपको बताया उससे अंग्रेजी नहीं आती, उससे पूछ लीजिए। अच्छा। अच्छा। फिर मैं बहुत देर के बाद मैंने उनसे कहा, बहुत तफसील बात थी, मैंने कहा देखिए सर सैयद मदारिस के खिलाफ थे बहुत ज्यादा। हम्म। सर सैयद ने मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनाई थी और आप अलीगढ़ को मदरसा बनाना चाह रहे हैं। आप मदरसे को अलीगढ़ बनाइए, हम आपके साथ हैं। हम्म। अलीगढ़ को मदरसा मत बनाइए आप, मदरसे बहुत है, मदरसों को अलीगढ़ बनाइए तो हम आपके साथ हैं। हम्म। मैंने कहा ये जब लड़के आएंगे किसी कॉस्ट पर आएंगे, हाई स्कूल तक बच्चा करता है, प्लस 2 तक 12 साल लगाता है हमारा लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर। अब उसके उसके कोऑर्डिनेटर से आपने 10% निकाल के मदरसे वालों को दे दिया। हम्म। वो 10% लड़के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 10 साल से लगे, तो वो कहाँ जाएंगे? हम्म। मैंने यू आर नॉट सर्विंग द यूनिवर्सिटी कॉज ऑफ सर सैयद अहमद खान। हम्म। कह रहे फिर क्या करूं? मैंने हम्म। कहा ऐसा है कि आप विमेंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बना दीजिए। हम्म। विमेंस कॉलेज में 800 दाखिले होते हैं लड़कियों में हर साल। 800 में 400
साइंसेज में होते हैं, वो कौन होते हैं वो जानते हैं आप। मैंने कहा ये कॉलेज है आपका, इसको क्या समझते हैं आप? छोटे छोटे कॉलेज में 800 के दाखिले होते हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी बना, वीमेंस यूनिवर्सिटी बना देंगे आप, तो आप 8,000 दाखिले होंगे। तो इस पर वो खड़े हो गए कि नहीं, यू हैव गिवन मी वेरी गुड आइडिया। मैंने कहा मैंने, ये तो बहुत जमाने से चल रहा है यूनिवर्सिटी में, हमने बहुत मूवमेंट चलाया है कि वीमेंस कॉलेज को अलग वीमेंस यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कल मेरी, परसों मोदी साहब से मेरी मीटिंग है, मैं आई विल टॉक टू हिम अबाउट इट। ये बात हुई। लेकिन जब दूसरे दिन यहाँ पे फंक्शन था, इस साथ मैं इस आर्ट्स वर्ल्ड में बैठा हूँ, आर्ट्स वर्ल्ड के नीचे फंक्शन था इसमें, तो वहां पे मौलवियों की कुछ किताबों का इजरा करना था। मौलवी भरे हुए थे लॉन्च में, आर्ट्स वर्ल्ड लॉन्च में। उन्होंने कहा खड़े होकर, शाह साहब ने, कि कल मैंने आरिफ साहब को बहुत बुरी तरह डांटा, वो मुझसे माफी मांग के गए। आप अब मैं कैसे से कंडक्ट करता? आरिफ भाई, यानी अब आपको क्या लगता है मौजूदा सूरत हाल में, व्हाट इज द वे अहेड? क्या क्या मुस्तकबिल नजर आता है आपको? मुस्तकबिल? जी, इस कौम का, यानी यूनिवर्सिटी की बात छोड़िए, कौम का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? देखिए, कौम का मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो सकता है, हम्म। और मुझे उम्मीद होगा। उसकी वजह क्या है कि अब आरएसएस बीजेपी ने जिस तरह से खुल के बातें करनी शुरू की, तो आप भी परेशान बैठे हैं, हम भी परेशान बैठे, सब चौंक रहे हैं। पहली बार इनकी आंखें खुली हैं, थोड़ा चौंक रहे हैं, थोड़ा निगाह भी टेढ़ी हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो मजहब पे जो डिस्कशन हो रहा है फेसबुक पे, तो सोशल मीडिया पे, उलमा के खिलाफ, अहादीस के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, मदारिस के लिए तो मैंने कई बार लिखा कि एंटी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लामी इदारे हैं ये। उस पर बहस करेंगे आपसे, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये बातें जब फैलेंगी समाज में, हमने कहा इन मदारिस को मॉडर्न कॉलेजेस बना दीजिए, आज ही बना दीजिए, क्या परेशानी है? आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इंडिया में 1,000 यूनिवर्सिटी बन जाएंगी आपकी। तो मुस्तकबिल मुसलमानों का, हिंदुस्तानी मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुस्तकबिल मुझे सही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। वजह उसकी क्या है कि दैट इज, उसकी वजह से क्या है, जी, इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो मोबाइल है। पहले बुखारी पढ़ने के लिए आदमी को 5,000 रुपए की बुखारी खरीदनी पड़ती थी, हम्म, अब इसमें सब कुछ है, तो यू कैन पढ़ता कोई, वेरीफाई। अरे भाई पढ़ता कोई नहीं है, नहीं नहीं पढ़ता नहीं कोई नहीं नहीं। नहीं, ना नए लड़के पढ़ रहे हैं, नए लड़के पढ़ रहे हैं सब, नए लड़के नई पता लड़कियां नहीं, पढ़ रही पता नहीं, आई डू नॉट नो, बट यानी जो जो बता लोग रहा हूँ। बहुत, यानी मैं खुद इसका मुलजिम हूँ कि बहुत पढ़ने वाला था, मैं पढ़ता था बहुत सारी चीजें, लेकिन जब से ये आया है तो इसने इसी बहुत पे पढ़ इसी पे पढ़ रहे, इसी पे इस पढ़ पे रहे हैं इस सब, पे इस पे पढ़ा नहीं जाता, इस पे पढ़ा नहीं जाता। अरे भाई, इस पे जो इसी पे पढ़ते इस हैं। इस पे इस पे, इस पे आज की नस्ल इसी पे पढ़ती है, आज की नस्ल इसी पे पढ़ती है। एक जगह डिस्कशन हो रहा था, जी, मैंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा कि साहब ऊँट का पेशाब पियो। हम्म, एक साहब कहने लगे यार क्या बकवास कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो जाएगा? हम्म, मैंने कहा जरा खोलिए नेट, हम्म, निकालिए बुखारी, हम्म, उससे यूरिन डाल दीजिए, हम्म, साढ़े 4 हदीसें आ गई। मैंने कहा देखिए, हम्म, हम्म, तो इस तरह से आपके हाथ में एविडेंस है, यू कैन क्रॉस चेक, यू कैन वेरीफाई। आज की नस्ल में स्टूडेंट्स में कई मरतबा, यू आर वेरी लकी यार, हम इतने लकी नहीं थे। नहीं आप नहीं, याद है अरे भाई, जो इंटरनेट का जो ज्ञान है, जो व्हाट्सएप का ज्ञान है, वो अनफिल्टर्ड है, अनऑथेंटिकेटेड है, तो मैं उसमें व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा था, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा, मैं इस पे हर चीज है, आप यू कैन क्रॉस क्रॉस वही क्रॉस चेक वही इट, वही तो हर चीज है। वो इतना कंफ्यूजिंग है, वो इतना कंफ्यूजिंग है। एक ही मौजू के ऊपर इतने मुख्तलिफ ख्यालात हैं कि आप मैं तो नहीं, उसका किताब है ना, नहीं आप व्यूज मत पढ़िए, लोग किताबें पढ़िए ना, डायरेक्ट डायरेक्ट चलिए, बुखारी पढ़िए। अरे भाई अच्छा, अब करेंगे इंशाल्लाह, इसको कंटिन्यू करेंगे। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मेरा एक नजरिया ये है कि आप इस पे मजामीन लिखने के बजाय, अब जो ये सिलसिला चल रहा है, लोग देखना, ये हकीकत को, इसको आप तस्लीम कीजिए कि जो चीज बैठाकर समझाई जा सकती है, बताई जा सकती है दास्तान गोई के बतौर, वो पढ़ने में इतना वक्त लगता है, लोग इतना नहीं ये पढ़ रहे हैं। सही तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप आई अपने एग्री। मजामीन, आपके जो पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं पार्टीशन को लेकर, या पॉलिटिक्स को लेकर, या मजहब के ऊपर भी किसी दिन बैठ के बात करेंगे, उस पर भी आपके बड़े बगावती तेवर हैं, खासतौर से हदीसों को लेकर के। अरे एक बात सुन लो इस बात पे, मैं जी, ऐसे ही था जैसे सब होते हैं। जैसे मैंने मौलाना आजाद की किताब पढ़ ली,
ऐसे मैंने एक दिन बुखारी पढ़ ली। मैं अच्छा बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे आप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ओरिजिनल किताब बढ़िया। चलिए वो जो है उस पर हम किसी दिन और बात करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट आरिफ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन आप अपने ख्यालात को आम करिए, फेसबुक की पोस्ट से बाहर निकल के आइए, यूट्यूब चैनल नहीं, आप बनाइए। साथ देंगे, आप साथ देंगे या और कोई लोग, कई लोग साथ देंगे तो मैं तैयार हूँ, हर वक्त तैयार नहीं नहीं, हम तो साथ हैं, मतलब कोई भी चीज हूँ। जिसमें जो थॉट प्रोवोकिंग है और जिसमें एक चारा है सोचने के लिए, तो वो जरूरी है। जब तक के सोचेगा नहीं लोग, तब तक के आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा। तो शुक्रिया आरिफ भाई, ऑल द नहीं, बेस्ट। और एक आखिरी बात कह दूंगा। जी। एक जगह बात पड़ी थी, मैंने कहा सर सैयद ने, यहाँ कंट्रोवर्सी को बुरा समझते हैं ना लोग, हम्म कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा सर सैयद ने क्या किया? सर सैयद ने मुस्लिम तारीख की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की। हम्म पूरी मतलब मजहबी रिवायत चली आ रही थी, गजाली से अबू अर्शी से लेके आज तक सब पे सवाल निशान लगाए हुए। हम्म और पीछे जाइए, रसूलुल्लाह ने दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा की जो आज तक चल रही है कि खुदा एक है। हम्म। आप उन्हें भी कह दीजिए कंट्रोवर्शियल है। तो बगैर कंट्रोवर्सी के तो एकेडमिक तरक्की पॉसिबल ही नहीं। नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी अगर हेल्दी तरीके से, अगर आप कंट्रोल, इतना आपके अंदर मादा हो कि दूसरे मुखालिफ इंसान के ख्यालात को सुनने का सब्र और उसका जो वो है आपके अंदर होना चाहिए, तब आप एक इंडिपेंडेंट अपनी राय कायम कर सकते हैं। वरना अपनी अपनी तो अपनी डबली तो सभी बजा रहे हैं, सही बात अपनी अपनी डबली तो सभी बजा रहे हैं। सही तो बात। जी, शुक्रिया अली भाई, इंशाल्लाह ओके, ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। और अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिन बाद कनेक्ट हुए हैं। तो चले, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।